नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज का विषय कुछ ऐसा है जो सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारे लोकतंत्र की नींव में बसा है। जी हाँ, आज हम भारतीय संविधान में दी गई समानता यानी इक्वालिटी की मौलिक गारंटी को डिकोड करने जा रहे हैं। एक नागरिक अधिकार अधिवक्ता के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ कानूनी धाराएं नहीं हैं, बल्कि एक सच्ची और न्यायपूर्ण सोसाइटी बनाने के सबसे मजबूत हथियार हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, कानून की नज़रों में समानता का आखिर मतलब क्या है? क्या इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हर एक व्यक्ति के साथ चाहे हालात कुछ भी हों, बिल्कुल एक जैसा बर्ताव किया जाना चाहिए? सच कहूं तो यह एक बहुत ही आम गलतफहमी है। आज हम इन्हीं बुनियादी धारणाओं को चुनौती देंगे। आगे हम देखेंगे कि कभी-कभी सच्ची समानता स्थापित करने के लिए कानून को अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग तरीके से काम करना ही पड़ता है। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या होगा। सबसे पहले हम समझेंगे मौलिक अधिकारों की नींव, फिर राज्य या स्टेट का असली मतलब, उसके बाद समानता की दो अलग-अलग अवधारणाएं, फिर भेदभाव और समान अवसर, और आखिर में छुआछूत और उपाधियों के उन्मूलन पर चर्चा करते हुए इस पूरे टॉपिक का एक क्विक समरी लेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, मौलिक अधिकारों की नींव। आखिर ये अधिकार आते कहाँ से हैं? हमारे संविधान का भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 शामिल हैं, यही वो जगह है जहां हमारे मौलिक अधिकार बसते हैं। देखिए, ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है। ये हमारी स्वतंत्रता और मानव गरिमा को बचाने वाला एक बेहद शक्तिशाली ढांचा है। और सबसे खास बात यह है कि ये अधिकार कोर्ट द्वारा पूरी तरह से लागू किए जा सकते हैं। मतलब अगर इनका उल्लंघन होता है तो सीधे न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, डायरेक्ट जस्टिस। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, राज्य की परिभाषा। अधिकार तो मिल गए, लेकिन ये अधिकार हमें किसके खिलाफ मिले हैं? हमारा टारगेट कौन है? जब हम कानून में राज्य या स्टेट शब्द सुनते हैं तो लगता है जैसे किसी प्रदेश की बात हो रही हो। सही कहा ना? लेकिन संविधान के अनुच्छेद 12 में इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ देश की संसद या केंद्र सरकार ही नहीं, बल्कि राज्यों की विधानसभाएं और यहाँ तक कि स्थानीय नगरपालिकाएं, पंचायतें और तमाम सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं। आसान शब्दों में, सरकार के नियंत्रण वाली हर छोटी बड़ी बॉडी इस राज्य के दायरे में आती है, जिसके खिलाफ ये अधिकार हमें एक ढाल की तरह सुरक्षित रखते हैं। और इस ढाल को और भी मजबूत बनाता है अनुच्छेद 13। इसे एक अल्टीमेट प्रोटेक्टिव कवच समझा जा सकता है। ये साफ कहता है कि अगर कोई भी कानून, चाहे वो नया बनाया गया हो या सदियों पुराना हो, अगर वो हमारी मौलिक अधिकारों से टकराता है तो वो अपने आप उस टकराव की सीमा तक शून्य यानी अमान्य हो जाएगा। ये एक ऑटोमेटिक कैंसिलेशन सिस्टम की तरह काम करता है। इस पॉइंट को पूरी तरह समझने के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक मामले का जिक्र करना जरूरी है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी सोच सामने रखी जिसने भारतीय लोकतंत्र की दिशा ही तय कर दी। इसे मूल संरचना का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि संसद के पास कानून बदलने या संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन वो संविधान की मूल संरचना को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। और हमारे मौलिक अधिकार इसी अटूट नींव का एक अहम हिस्सा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर। यहाँ से शुरू होता है समानता की फिलॉसफी का असली ब्रेकडाउन। स्क्रीन पर जो टेक्स्ट है वो अनुच्छेद 14 का मूल पाठ है। राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस एक छोटे से वाक्य में दो बहुत ही अलग-अलग वाक्यांशों का जानबूझकर उपयोग किया गया है। पहला, कानून के समक्ष समानता, और दूसरा, कानूनों का समान संरक्षण। इन दोनों के बीच का अंतर सच में बहुत दिलचस्प है। कानून के समक्ष समानता असल में एक ब्रिटिश अवधारणा है। ये थोड़ी सख्त है। इसका मानना है कि किसी को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट या विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, सब कानून के सामने एकदम बराबर हैं। पर दूसरी तरफ कानूनों का समान संरक्षण एक अमेरिकी अवधारणा है। ये कहती है कि जो लोग एक जैसी परिस्थितियों में हैं, केवल उनके साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। यानी अगर दो लोगों के हालात जमीन आसमान का अंतर रखते हैं तो कानून उनके साथ थोड़ा अलग बर्ताव कर सकता है, ताकि सच में न्याय हो सके। अब ये कानूनी शब्द बोधगम्य अंतर और तर्कसंगत संबंध सुनने में किसी भारी भरकम लॉ बुक के टर्म्स लगते हैं।
तो चलिए इसे एक रोजमर्रा की आसान सी एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए एक स्कूल में गणित का टेस्ट होना है। अगर स्कूल उम्र या क्लास के हिसाब से बच्चों को अलग अलग बांटकर उन्हें उनके स्तर का टेस्ट देता है तो ये बिल्कुल लॉजिकल है। इसे ही हम कानून की भाषा में रीजनेबल क्लासिफिकेशन कहते हैं। लेकिन अगर स्कूल बच्चों को उनके बालों के रंग के आधार पर अलग करके टेस्ट दे तो ये पूरी तरह से अतार्किक और भेदभावपूर्ण होगा, है ना? हमारा कानून भी बिल्कुल इसी तार्किक वर्गीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर आते हैं हमारे चौथे सेक्शन में, भेदभाव और समान अवसर। अनुच्छेद 15 को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें नियम और अपवाद यानी रूल और एक्सेप्शन का एक शानदार ढांचा दिखेगा। एक तरफ ये बिल्कुल क्लियर करता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक सिविल राइट्स नजरिए से देखें तो सच्ची समानता तभी आती है जब कमजोर वर्गों को सहारा दिया जाए। इसीलिए महिलाओं, बच्चों, पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति तथा जनजाति को बराबरी के स्तर पर लाने के लिए विशेष प्रावधान करने की पूरी अनुमति दी गई है। और बिल्कुल यही लॉजिक सरकारी नौकरियां यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पर भी लागू होता है। अनुच्छेद 16 सभी को रोजगार में समान अवसर की गारंटी तो देता है, लेकिन साथ ही आरक्षण यानी रिजर्वेशन की इजाजत भी देता है। ये उन वर्गों के लिए है जिनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रहा है, जैसे पिछड़े वर्ग, एससी, एसटी और हाल ही में जोड़े गए ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ये कानून का तरीका है ऐतिहासिक दूरियों को पाटने का। अब आते हैं इस इक्वालिटी ब्लॉक के आखिरी और सबसे पावरफुल हिस्से पर, सेक्शन 5, अस्पृश्यता और उपाधियों का उन्मूलन। ये दोनों ही मुद्दे सामाजिक ऊंच नीच को जड़ से उखाड़ने के बारे में हैं। इसे बहुत ही गंभीरता से समझना आवश्यक है। अनुच्छेद 17 छुआछूत की प्रथा को पूरी तरह से मिटा देता है। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है बल्कि एक सख्त आदेश है। किसी भी रूप में इसका आचरण करना एक संगीन अपराध है और इसे जमीन पर सच में लागू करने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम जैसे सख्त और दंडात्मक कानून मौजूद हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो एक न्यायपूर्ण समाज की दिशा में उठाया गया ये सबसे बड़ा कदम था। एक समान नागरिकता बनाए रखने के लिए ये भी जरूरी है कि नागरिकों के बीच कोई VIP कल्चर न हो। इसीलिए अनुच्छेद 18 राज्य को महाराजा, नवाब या राय बहादुर जैसी कोई भी उपाधि देने से रोकता है। केवल वे उपाधियां मान्य हैं जो मेहनत और योग्यता से हासिल की जाती हैं, जैसे सैन्य सम्मान और शैक्षणिक डिग्रियां। बाकी सब बराबर हैं। चलिए, अब वक्त है इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटने का। आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, एक क्लासरूम रिव्यू और समरी। इस पूरे ब्लॉक को याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे एक मजबूत स्ट्रक्चर की तरह देखा जाए। अनुच्छेद 14 ने समानता के बेसिक फिलॉसफी सेट की, फिर 15 और 16 ने भेदभाव को रोका और समान अवसर दिए, लेकिन साथ ही वंचितों को ऊपर उठाने के लिए एक्सेप्शंस भी रखे। और अंत में 17 और 18 ने सदियों पुरानी असमान परंपराओं को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये पूरा ब्लॉक अपने आप में एक बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क है। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही सोचने वाला सवाल यहाँ छोड़ना जरूरी है। अगर सच्ची समानता लाने के लिए कभी कभी वंचितों को बराबरी पर लाने के लिए असमान बर्ताव करना पड़ता है, तो जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ेगा, समान संरक्षण की यह समझ और कैसे विकसित होगी। कानून कोई रुकी हुई चीज तो है नहीं, यह समाज के साथ बदलता है। तो सोचिएगा इस बारे में। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है यह जानकारी सभी के लिए बेहद ज्ञानवर्धक रही होगी।